हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, तो मैं चलता हूँ थोड़ा-सा पीछे कि हम लोग ने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। क्योंकि अगर थोड़ा-सा पता होगा कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, तो उसको कनेक्शन बनाकर आगे चलना आसान हो जाएगा। तो पिछली क्लास में हम लोग ने जाना था कूलाम्ब्स लॉ के बारे में कि आखिर ये कूलाम्ब्स लॉ होता क्या है। कूलाम्ब्स लॉ एक्चुअली ये हमारा एक ऐसा लॉ है जो 2 पॉइंट चार्जेस, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इन 2 के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इसको यहाँ पर ये 2 चार्जेस हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, और ये कैसे चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस हैं और स्टैटिक चार्जेस हैं, रुके हुए हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, उसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आता है, वो निकल कर आता है F इज इक्वल टू, अब मैं इसको डायरेक्ट SI यूनिट्स पे लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड इन 2 चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का। ठीक है? तो यहां से हमें सिर्फ पता चला है अभी मैग्नीट्यूड। अगर इसी का अगर हम बात करें, अब यहाँ पर हम लोग को कूलम्ब्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड है वो पता चल गया कि इतना फोर्स लगेगा इन 2 चार्जेस के बीच में। अगर तो अब यहाँ पर अगर हमें क्या करना हो, बात करनी हो कि जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। अगर इसके बारे में हमें बात करनी है, तो देखिए इसके लिए थोड़ा-सा हमें क्या करना पड़ेगा। अब आज वही वेक्टर फॉर्म को हम लोग समझेंगे। कल हम लोग समझे थे कि जो कूलम्ब्स लॉ है, आखिर वो है क्या? वहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है? और ये याद रखिएगा कि 1 कूलम्ब ये यूनिट होती है चार्ज की, जैसे कि ये यहाँ पर है। कल इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 कूलम्ब चार्ज जो है हमारा, ओके? तो मान लीजिए कि 2 हमारे पास चार्ज हैं, 1 कूलम्ब इधर और 1 कूलम्ब इधर। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे ऐसे, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, वो कितना निकल कर आता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। कैसे निकाला? ऐसे रखा हम लोग ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे पुट किया। तो जब ऐसे हम पुट करते हैं तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आ जाती है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने 1 कूलम्ब चार्ज माना, तो ये हो गया फोर्स जो फाइंड होता है वो हो जाता है 10⁹। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये निकल कर आई। ये चीज़ मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा-सा बस बता रहा हूँ कि ऐसा है। तो यानी कि जब हम यहाँ पर 2 ऐसे 1 कूलम्ब चार्ज रखेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर होगी, तो उनमें लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10⁹ होता है। यहाँ से हम लोग ने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है? क्लियर ये चीज़। अब बढ़ते हैं आगे। वो तो मैग्नीट्यूड था। अब चलते हैं उसी कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पर। ओके? तो अब देखिए, मान सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, अभी तक क्या मान रहे थे कि 2 चार्जेस हैं, वो रखे हैं, हमने रख दिए थे। हमने उन 2 चार्जेस को रख दिया था। कहाँ रखा था, किसके रिस्पेक्ट में रखा था, हमें ये आइडिया नहीं था। बट क्या थे, हमारे पास 2 चार्जेस थे और उनके बीच की डिस्टेंस अगर r थी, तो उनमें लगने वाले फोर्स को हम लोग ने निकाल लिया था। ठीक है? तो यहाँ पर अब जो चार्जेस हैं, उनको हम लोग ने क्या ऐसे प्लेस किया, जिससे कि यहाँ पर हम उसको बता सकें कि कहाँ पर रखे हैं। तो इसको बताने के लिए क्या किया गया, मान लीजिए ओरिजिन से ये जो चार्ज Q1 है, वो रखा हुआ है इधर R1 डिस्टेंस पे, इसका रेडियस वेक्टर बना दिया ये R1, और दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ है R2 इधर रेडियस वेक्टर पर। क्लियर? ये बना दिया। यानी कि ये एक तरीके के हमारे पोजीशन वेक्टर भी हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है? आपको वेक्टर पता है? वेक्टर क्या होता है? अगर आपको वेक्टर पता है और आगे चलकर जब एरिया वेक्टर की बात आएगी, तब डिस्कस करेंगे। जब इस पे हम लोग फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं, तब उस जगह पर डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं बीच में एरिया वेक्टर बताऊंगा तो लगेगा कि इसी डिस्कशन का पार्ट है, और उसकी वजह से जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। बाकी एरिया वेक्टर मैं उस पॉइंट पर जाकर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा वेक्टर। अब इस वेक्टर की अगर हम बात करें, मतलब ये जो हम यहाँ पर हमारे ये पोजीशन वेक्टर्स थे R1 और R2, हमने इससे यहाँ से हम लोग ने ये बना दिया। अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज पर अगर हम फोर्स की डायरेक्शन देखें तो किधर होगी, इसके लिए हाँ, वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, बट जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था वेक्टर को, उस तरीके से मैं कह रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो चार्ज है Q1, इस पे ये जो Q2 चार्ज है वो फोर्स लगा रहा होगा, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो
एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये वाला जो चार्ज है Q2 इस Q1 पर फोर्स लगाएगा और किस तरफ लगाएगा? इस डायरेक्शन पर लगाएगा। क्लियर? इस तरफ। और ये वाला जो चार्ज है इस वाले पर फोर्स लगाएगा और लगाएगा इस तरफ, जिसको कि हम कहेंगे F21। तो F21 का मीनिंग क्या हुआ? ये जो F21 है, F21 का मीनिंग क्या हुआ? हेलो। अब यहां पर जो F2 है ना, इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं? इसका मीनिंग ये है कि फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। और इसको जब लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म पर लिख जाएगा ये F21। अब इसको कैसे लिखा, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इस जगह पर जो हमारा ये दिया हुआ है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, इसको गौर से देखिए। ये क्या बिल्कुल ऐसा ही नहीं लिखा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या बिल्कुल ऐसा ही नहीं लिखा? ऐसा ही है ना? यहां पर R की जगह पर R21 लिख दिया गया है। अब गौर से देखिए R21 का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो R21 का मीनिंग क्या है? R21 हमारा जो होता है वो एक वेक्टर यहाँ पर डिफाइंड है, कैसे? R2 माइनस R1। यानी कि यहाँ पर क्या किया है हम लोग ने, यहाँ पर सिंपली जो ये पॉइंट, ये चार्ज है, इस चार्ज पर फोर्स किस तरफ लग रहा है उसको बताने के लिए, अब किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से लग रहा है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर इन दो चार्जेस के बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए, और किसके टर्म्स पे? ये जो पोजीशन वेक्टर है हमारे, ठीक है, ये R2 और R1, इन पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म पर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। क्लियर? ये चीज ऐसे लिख दी गई। अब देखिए यहां से कभी भी अगर आपको, और R21 पता है ये वाला वेक्टर कौन सा है? ये जो ऐसे बना हुआ है, ये वेक्टर, ये ब्लू कलर से जो बना हुआ है, ये वाला वेक्टर है। ठीक है, तो कभी भी आपके पास मान लीजिए ऐसे हैं कि एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। अब इन दो पॉइंट के जो पोजीशन है वो है, इसका मान लीजिए R2 है और इसका जो पोजीशन है वो है R1। अब हमें पोजीशन ऑफ सेकंड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू वन, यानी कि पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन अगर हमें बतानी है, यानी कि पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? R2 माइनस R1 कर देंगे। ठीक है, ये चीज कर देंगे। ओके, आगे बात समझ पे? तो यहां से ये वाला वेक्टर हमें मिल जाएगा। और ये कैसे निकल रहा है पता है? ये हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ जो होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है, उसकी हेल्प से, अगर ये हमारा R21 है, ये वाला वेक्टर R21 है, तो R1 प्लस R21 करेंगे तो वो R2 के बराबर होगा। कैसे? देखिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ वेक्टर्स हों, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये वाला वेक्टर का जो यहाँ पर टिप है, अगले वेक्टर की टेल है इस जगह पर, तो इस वेक्टर की टिप और अगले वाले की टेल, तो इधर से हम लोग ऐसे चलना चालू करेंगे तो R1 को प्लस करेंगे और R21 के साथ, और यहां पर जब आगे गए तो यहां से यहां अब हम देख रहे हैं ये R2, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस पर और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, R2 माइनस R1। इस तरीके से ये वेक्टर निकल कर आया। यानी कि ये जो R21 है वो क्या है हमारा? ये यहाँ पर एक वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर है। ओके, अब ये जो R21 है इसको ध्यान से देखिए, जो R21 होगा यहाँ पर इसको अगर हम बात करें कि ये R21 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो R21 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे? ये R21 वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं जो कि बराबर होगा किसके? R21 के। या सिंपली अगर हम लोग इसको R भी कहना चाहें तो R कह सकते हैं। तो ये वाला R और ये वाला R हमारा कैसा है? सेम है। ठीक है, तो ये चीज निकल कर आ गई हमारे पास। बात समझ पे आई? तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। सिमिलरली अगर आपसे कह दिया जाए फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड निकालना है, यानी कि F12 निकालना है, तो F12 कितना निकल कर आएगा?
F12 जो होगा हमारा, F12 यहाँ पर सिंपली इसको हम लोग लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के बराबर, R21 के बराबर ही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो R12 है वो किधर होगा। R12 अगर हमें निकालना हो तो R12 की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, R12 जो होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो R12 की होगी इस डायरेक्शन पे। इधर है R12 की डायरेक्शन, R12 की डायरेक्शन इस तरफ है। कहने का मतलब कि जो R21 की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि R21 जो है वो बराबर है -R12 के। क्योंकि देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, यहां से लेकर यहां तक जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रही, तो डायरेक्शन चेंज किससे होती है, माइनस साइन से। माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो ये हमारे पास है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, R12 का स्क्वायर और यहाँ पर R12 कैप, और R12 की जगह पर अगर R21 लिख दिया हम लोग ने तो इसको लिख सकते हैं R21 कैप और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ओके, समझ पे आया। तो इस तरीके से हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म निकल कर आ जाता है किसका, ओम कुलाम्स लॉ का। ओके, अब ये जो R21 है ये तो हमारा वेक्टर है, इससे अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो क्या हो जाता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। और इसका क्या मीनिंग होता है इसको मैं अपने पिछली वीडियो पर, जो पिछला लेक्चर था उसको उस पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है R21 डिवाइडेड बाई R21 बिना मॉड साइन के। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर है इसको मैंने अपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, अगर अभी भी किसी कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां से हमें ये वेक्टर फॉर्म पता चल गया कि जो हमारा इसका कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगा। हाँ, यूनिट वेक्टर ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये सॉरी ये नहीं, ये यूनिट वेक्टर यहाँ पर बनेगा ऐसा। तो ये यूनिट वेक्टर जो है हमारा वो ऐसा फॉर्म हो गया, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो R21 जो है हमारा यूनिट वेक्टर, उसको हम लोग -R12 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन पे है तो माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा एक दूसरे के अपोजिट साइन, मतलब डायरेक्शन को, बस। ठीक है, तो यहां से ये बात निकल कर क्या आ गई कि जो हमारा F12 है, ठीक है, जो हमारा F12 है वो क्या है, -F21। तो माइनस साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ये चीज कि जो हमारा फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ये वेक्टर फॉर्म से हमारा निकल कर आता है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने कल बता ही दी थी कि 8.84854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 ये होता है। ठीक है, ये चीज। ठीक, तो ये देखिए आपको क्या याद रखना है, ये हो गया हमारा कूलाम लॉ मैग्नीट्यूड फॉर्म पे, और ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म पे। ठीक है, तो देखिए आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा अभी, ये जो वेक्टर फॉर्म पे चीजें लिखी वो डिफिकल्ट लग रही होगी। तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड को। और अगर आपको वेक्टर्स बहुत अच्छे से नहीं आते तो धीरे धीरे करके आपको समझ पे आते जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार एक ही तरीके से उनको बताऊंगा। एक ही तरीके से कहने का मतलब कि आपको हमेशा चीजें कनेक्ट करके बताऊंगा, तो आपको समझ पे आता रहेगा। ठीक है, आपको ऐसा कोई चीज छूटी हुई समझ पे नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं आगे। और ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ हो गया। ओके, ठीक है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारा ये कूलॉम्स लॉ है, यानी कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये एप्लीकेबल है। ठीक है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, किन्हीं दो चार्जेस के बीच में रखे हुए, मतलब दो चार्जेस है उनके बीच में अगर डिस्टेंस R है तो उसमें लगने वाले फोर्स को निकालने के लिए कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समझिए इस क्वेश्चन को, एक एक चीज को। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर्स। देखिए यहां पर हर एक शब्द को लिखने का अपना मीनिंग है।
यहां पर सिर्फ इंक खत्म करने के लिए स्मॉल चार्ज नहीं लिखा हुआ है, या टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए नहीं लिखा हुआ है। यहां पर जो स्मॉल चार्ज, स्मॉल साइज, ये स्मॉल का मीनिंग क्या है पता है? स्मॉल जब इन्होंने लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि हमें स्फेयर्स को पॉइंट चार्जेस मानने हैं। कैसे मानने हैं? इन स्फेयर्स को, क्योंकि देखो स्फेयर जो है वो एक्सटेंडेड बॉडी है। एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर इस बॉटल की बात करूं मैं, तो ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है। या इस मोबाइल फोन की बात करूं तो ये एक्सटेंडेड बॉडी है, या मैं अपनी बात बात करूं एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है। कुछ भी आप अभी अपने चारों तरफ जो देख रहे हैं वो कैसा है? एक्सटेंडेड बॉडी है। ओके। तो जो कुलाम्स लॉ है उसकी लिमिटेशन ये थी कि हम कुलाम्स लॉ को वहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर हमारे पॉइंट चार्जेस मौजूद हो। पॉइंट चार्जेस याद है ना? पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिसमें कि जो उनका साइज होता है दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस है, कुछ है, कितनी भी है, मान लीजिए 1 मीटर ही है। तो इस 1 मीटर के कंपैरिजन में यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका साइज बहुत छोटा होगा। क्लियर? बात समझ पे आई ये चीज? तो बस इसी को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो कुलाम्स लॉ है उसकी लिमिटेशन ये है कि हमेशा कुलाम्स लॉ लगता है स्टैटिक चार्जेस में। दूसरा, जो और साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, हमेशा पॉइंट चार्जेस मौजूद होने चाहिए, तभी कुलाम्स लॉ को अप्लाई कर पाते हैं। तो देखिए अब इसको आगे बढ़ते हैं कि क्या इस पे कहा गया। अच्छा, आपने आंसर निकाल दिया 6 × 10⁻⁷ कुलाम। कैसे? 6 × 10⁻⁷ कुलाम आंसर कैसे निकल कर आ गया? अच्छा एक बात बताइए, आप यूनिट से क्या समझते हैं? यूनिट का क्या मीनिंग है? जैसे आपने सी लिख दिया, 6 × 10⁻⁷ सी लिख दिया, तो इस पे इसका क्या मीनिंग है? यूनिट देखिए हमारी जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कह दूं कि मैं कल एक चीज लाया था, एक चीज भी ना बोलूं, बोल दूं मैं एक लाया था, अरे क्या एक लाए थे, या मैं कह दूं कोई नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, आप तो अभी सीख रही हैं। न्यूटन। हाँ, अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, आपने 11th क्लास में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बट अभी मुझे याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो यूनिट लिखी उसको देखकर, तो कभी भी जैसे न्यूटन यूनिट है, तो जब हम सिर्फ एक सिंगल लेटर लिख रहे होते हैं तो कैपिटल लेटर्स पे लिखते हैं, और जब उसको लिख रहे होते हैं फुल नेम तो लिखते हैं ऐसे। यानी कि वो यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर बनी होती है, तो जब साइंटिस्ट का पूरा नेम लिखते हैं तो उसको स्मॉल लेटर्स पे लिखते हैं ऐसे न्यूटन करके, और जब कभी सिर्फ हम उसके स्मॉल लेटर्स मतलब इसे एब्रिविएटेड फॉर्म पे लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज होता है। सिमिलरली यहाँ कुलाम के लिए, जैसे कुलाम है तो कैपिटल सी होगा, और जब कुलाम लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हर्ट्ज के लिए ऐसे होता है, ध्यान दिया होगा आपने। और हर्ट्ज जब लिखते हैं तो इस तरीके ये नहीं लिखा जाता, इसको हर्ट्ज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं ऐसे लिखने में। बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि काफी लोग को ये पता भी नहीं होता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं। तो ये चीज हो गया। अब इसको देखिए जाफरीन, ये आपका आंसर गलत है। 6 × 10⁻⁷ कैसे निकल कर आएगा? कुछ तो गड़बड़ कर दिया आपने, क्या गड़बड़ करी? ध्यान दीजिए, देखिए अब बताते हैं इसको। तो व्हाट इज द फोर्स? देखिए, आपने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया है, पर इस साथ में मैं ये भी बताता जा रहा हूँ, जैसे जो लोग अभी, क्योंकि आप ज्यादातर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, अभी तक मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप ये सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे हर एक चीज बतानी होगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं, किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। तो देखिए वही चीज मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज द फोर्स, फोर्स निकालना है, ठीक है, पता चल गया। बिटवीन टू स्मॉल, स्मॉल पे ध्यान दीजिए, जब स्मॉल लिखा है तभी हम ये कुलाम्स लॉ को डायरेक्ट अप्लाई कर पा रहे हैं। बस यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आगे चलकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे या बोर्ड एग्जाम्स पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस, यानी कि यहां पर और यहां पर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक
जो चार्ज है वो कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और जो दूसरा चार्ज है वो कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ये है इन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू हो गई। अब इसको हरमन, ये क्या किया, 1.8 × 10⁻² कैसे निकाल लिया? सिंपल सी आप चीज को समझिए, यहां पर हमें निकालना है फोर्स। ठीक है, फोर्स निकालना है, और ये कहां पर रखे हूं, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यहां पर देखिए एक और चीज मौजूद है, अपार्ट इन एयर। अपार्ट इन एयर का क्या मीनिंग है? अपार्ट इन एयर का मीनिंग ये है कि ये फॉर्मूला यही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ही यहां पर मौजूद रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। अगर यही किसी मीडियम पे रखा होता तब वहां पर कोई चीज चेंज होते। बिल्कुल। आरसीएस, आरसीएस स्टडीज, क्या ये आपका असली नाम है? नहीं, ये आपका असली नाम नहीं है। आपका असली नेम क्या है? आपका जो रियल नेम होगा उससे जब मैं आपको कॉल करूंगा तो आपका अटेंशन गेन होगा। ठीक है, और मुझे भी याद करने में आसानी होगी। आपका ये असली नेम है? हाँ, 6 × 10⁻³ आएगा सौरभ, बिल्कुल आपका जो आंसर निकल कर आया है 6 × 10⁻³ क्या? उसके आगे कुछ तो लिखिए, 6 × 10⁻³ क्या? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, वो यूनिट लिखना जरूरी है। ओके, अच्छा सिद्धार्थ है तो सिद्धार्थ नेम से आइए ना, सिद्धार्थ नेम बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम है सिद्धार्थ में? ठीक है, तो ठीक है सिद्धार्थ, आपका जो आंसर था वो करेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर इसको ऐसे निकाल रहे थे, तो ये इतना दिया हुआ है। बस अब आपको कूलम्ब्स लॉ लगा दें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, ये कूलम्ब है, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, हाँ न्यूटन लगेगा ना सौरभ, ठीक है। तो अच्छा, तो वही तो मैं सुमित आपसे कह रहा हूं कि आप देखिए, सुमित आपने लिखा, कितना बढ़िया प्यारा सा नाम है, लिख दिया मैंने, बोल दिया सुमित। अब आपने जो लिख रखा है मैं उसको पढ़ना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो 1/4πε0 की वैल्यू होती है, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 9 × 10⁻⁹। और यहाँ पर हमारा यूनिट्स इसका हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगी न्यूटन कूलाम टू द पावर -2, और उसके बाद मीटर -2। ठीक है, ये हमारी इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो 9 × 10⁻⁹ इसकी जगह पर 1/4πε0 की जगह पर आपने डायरेक्ट लिखा क्या, 9 × 10⁻⁹। उसके बाद यहाँ पर जो चार्ज 1 है उसकी वैल्यू रखी, तो वो हो गई 2 × 10⁻⁷। उसके बाद 3 × 10⁻⁷ ये लिखा। उसके बाद फिर जो नीचे आर स्क्वायर है वो किया। तो आर स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इस जगह पर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये ध्यान दीजिए, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और जब भी हम लोग ये चीज कर रहे हैं तो हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान देना होता है। बिल्कुल हरमन, आपका जो अब आंसर निकल कर आया वो सही है, 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर का क्या मीनिंग होता है। सेंटीमीटर में देखो, ये अगर 1 सेंटीमीटर की बात की जाए तो ये है 1 × सेंटी × मीटर। ठीक है, और सेंटी एक मल्टीप्लायर है और इसका मीनिंग होता है 10⁻²। ये यानी हम सेंटीमीटर्स को डायरेक्ट ऐसे 10⁻² मीटर्स लिख सकते हैं। बिल्कुल, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको कहीं अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अरे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, भूल गया मैं तो। नहीं, ये नहीं करना। आप याद रखिए, जो सेंटी होता है, सेंटी एक मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर यानी कि एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है जिसको कि मल्टीप्लाई किया जाता है किसी दूसरे यूनिट के साथ। तो सेंटी का मीनिंग होता है 10⁻²। जैसे मिली का मतलब होता है, मिली 10⁻⁻3। ठीक है, मिली यहाँ पर सेंटी हो गया। उसके बाद माइक्रो
माइक्रो आता है 10⁻⁻6, ये भी एक मल्टीप्लायर है माइक्रो। फिर आता है नैनो, इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी, इसको आप लिख लीजिए अपने नोट्स पे। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, ये मल्टीप्लायर है। फिर आता है पिको, 10⁻⁻12। फिर आता है फेम्टो, ठीक है, वो होता है 10⁻⁻15। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंटी में 10⁻⁻2 है, मीटर पर 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, मीटर नहीं सॉरी मिली, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेम्टो। ठीक है, समझ पे आया? ये मल्टीप्लायर्स को याद रखिएगा, आपको आगे जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली तुरंत, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा सेंटी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और सेंटी होता है 10⁻⁻2, तो इसका हो गया स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 10⁻⁻4। समझ पे आया? आपको अलग से कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार इसको याद कर लिया कि क्या होता है, कि कैसे कन्वर्ट करना है यूनिट्स को, आपको अलग अलग चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ पे आई? तो यहां से आप अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए, क्या बचेगा इस जगह पर, फर्मी वाले पर, फर्मी नहीं है, ये फेम्टो है। फर्मी अलग होता है, फर्मी हमारा फेम्टोमीटर के ऑर्डर पे होता है, वो 10⁻⁻15। फेम्टोमीटर को मतलब एक, उस यूनिट को, फेम्टोमीटर को ही फर्मी बोलते हैं। उस पे कैसा कंफ्यूजन होता है, फर्मी जो होता है हमारा वो 10⁻⁻15 मीटर्स को फर्मी बोलते हैं, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर्स को फर्मी बोलते हैं। जबकि मैं अब यहाँ पर से बात कर रहा हूँ 10⁻⁻15 मल्टीप्लायर की, जो कि फेम्टो होता है। ठीक है, बात समझ पे आ गई? अब यहाँ पर आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्लियर सौरभ? यहाँ पर फर्मी जो होता है हमारा, वो 10⁻⁻15 मीटर्स को कहते हैं, ठीक है। जैसे बात वही हो गई, जैसे आप समझिए इस बात को, एक दर्जन केले, एक दर्जन केले हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो जब भी एक दर्जन कोई बोलता है तो याद आता है केला। ऐसा नहीं है, एक दर्जन का मीनिंग क्या होता है, जब उस पे कोई चीज 12 हो, ठीक है, क्लियर, ये चीज है। तो यहां पर हो गया। अब यहां से बस इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, मैं सिर्फ इक्वल के इस तरफ वाला पार्ट लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 9 × और यहाँ पर 3 × 2 = 6। फिर यहाँ पर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 × 14 हो जाएगा, और 14 पे ये 9, तो 10 यहाँ पर बन जाएगा 10⁻⁻5। अच्छा, पावर्स को सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर आप क्या करिए, 9 × 6 × 10⁻⁻5। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 930 से। यहाँ पर देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख दिया, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, और इस पे आ जाएगा 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4 से यहाँ पर 10⁻⁻4 कट जाएगा, बचेगा 10⁻⁻1 इस जगह पर, ठीक है, ये चीज। बस इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 9 × 100, तो 9 से 9 कैंसिल, और ये आ गया 6 × 10⁻⁻1, और नीचे 10⁻2 है ही, ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स निकल कर आ गया, ठीक है। अब बताइए कि क्या आपको पावर्स के साथ वर्क करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। एक और एग्जांपल को हम लोग लेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया, इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। अब अगर इसी में पूछ लिया जाए कि डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन कैसे हम लोग बताएंगे, हम लोग ये लिख देंगे कि इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है इस वाले चार्ज पर। मान लीजिए Q2 चार्ज है और ये Q1 चार्ज है, तो Q2 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है कौन, Q1 चार्ज। किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, तो इस डायरेक्शन का कुछ नाम देना होगा ना, उसी के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं। ओके, यहां पर जो Q1 चार्ज है, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा Q2 इस डायरेक्शन पे, तो इतना फोर्स लग रहा है इस चार्ज पर भी, बट इस डायरेक्शन पे, ठीक है, क्लियर। तो देखिए,
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज दिस। देखिए यहां पर फिर से जिक्र है किसका, स्मॉल का। तो स्मॉल का क्या मीनिंग है? स्मॉल का मीनिंग ये है कि हम लोग यहाँ पर कुलाम्स लॉ को लगा सकते हैं अगर हमसे दो चार्ज्ड स्फेयर के बीच में फोर्सेस निकालने के लिए बात करी गई। ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज दिस। तो स्मॉल स्फेयर के लिए हम लोग स्फेयर नहीं बनाएंगे, हम लोग यहां पर सीधे इस तरीके से पॉइंट चार्जेस बना देंगे। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सीधे पॉइंट चार्जेस बना देंगे, क्योंकि हमें पता है अगर स्मॉल स्फेयर लिखा है उसका मीनिंग ये है कि हमें पॉइंट चार्जेस की तरह उनको ट्रीट करना है, तभी तो कूलम्ब्स लॉ लगा पाएंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ की तो लिमिटेशन होती है यही। ओके, तो अब यहां पर ये जो हमारे पास दो स्मॉल स्फेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें कि एक में चार्ज कितना है, 0.4 माइक्रोकुलाम। तो मान लीजिए कि इस पे जो चार्ज है ये Q1 है, और कितना है, वो है 0.4 माइक्रोकुलाम। कुलाम लिख रहे हैं तो ये बड़ा आएगा ऐसे। उसके बाद अ, दूसरा जो स्फेयर है उस पे कितना है, उसमें जो चार्ज है वो कितना है, वो है -0.8 माइक्रोकुलाम। ओके, इन दो के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि R है। हमें पता नहीं है तो मान लीजिए कि R है। इन्होंने दे दिया कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 0.2 न्यूटन। यानी कि इतना क्या है हमारा, बिल्कुल आर सी, क्या नाम था आपका, आर सी सी। ये अरे यार हटाओ, मैं नाम इस तरह नहीं ले पाऊंगा जो अजीब से नाम लिखे हैं। क्या नाम था आपका, मैं भूल गया। 12 सेंटीमीटर। हाँ, 10⁻⁻⁶ होता है। म्यू, म्यू इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶। मैंने अभी बताया ना, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। देखिए यहां पर ये हो गया सेंटी, है ना। तो देखो म्यू का यही होता है 10⁻⁻⁶, तो इसको याद रखिए। 10 जो इनकी पावर है वो 10⁻³ इस पे ऐड होता जाएगा। ये 10⁻², उसके बाद यहां से ये, फिर -6, फिर -9, फिर -12, फिर यहाँ पर ये यहाँ पर क्या आ जाता है, ये एफ, ठीक है, 10⁻−15। और फिर इसके बाद एक और होता है, ऑटो होता है शायद, मुझे अब याद नहीं आ रहा, ऑटो होता है इसके बाद 10⁻−18। मैं कंफर्म नहीं हूँ, इस वजह से मैं नहीं बोलूंगा कि इसको आप याद करें या ना करें, बट इतना तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे इस जितना भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हर जगह इनको इस्तेमाल करना होगा। तो इनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये मल्टीप्लायर्स है, सी ये गुलाम नहीं है, सी सेंटी है, ठीक है, सेंटी। ओके। अब यहां पर तो आंसर आपका 0.12 मीटर्स निकल कर आया। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे? हम फॉर्मूला रखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, हम उसको पुट कर देंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर डायरेक्ट लिख देंगे 10⁹। दो चार्जेस जो हैं उनके उन पर इसको लिख देंगे 0.04 इंटू 10⁻⁻⁶। उसके बाद फिर यहां पर मल्टीप्लाई पर आ जाएगा। देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैं माइनस साइन नहीं लूंगा। ठीक है, क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज पे ये जो यहां पर माइनस साइन होता है वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। तो यहां पर अगर मैं माइनस साइन नहीं लूंगा तो मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड जो निकल कर आएगा वो कैसा होगा हमारा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो पता चलेगा इस माइनस साइन के साथ। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहां पर माइनस साइन लिख लेता, लिख लीजिए आप, माइनस साइन यहां पर लिख लिया आपने ऐसे, और नीचे R² और F, तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही मुस्कान, अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कि जो दो चार्जेस हैं, अगर उनमें से एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो जो फोर्स अगर माइनस में निकल कर आया, यानी कि जो वहां पर फोर्स लग रहा है वो कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो चार्जेस।
ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा था 0.2 न्यूटन्स, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आर स्क्वायर ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा आगे अगला स्टेप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻12, और ये मतलब 8 4 32, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.32, और डिवाइड कर दिया जाए इसको 0.2 से। बस यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कुछ हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 144 इंटू 10⁻⁻4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बात मैंने किस पे बोली है, चार्जेस के केस में। जब हम लोग चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो करंट्स होते हैं, सेम डायरेक्शन में जाने वाले करंट, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम वहां पर पढ़ेंगे तो इस बात को मैं वहां पर भी रिपीट करूंगा। ओके, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, जो आर की वैल्यू है वो हमारी, जब इसको अंडर रूट ले लेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 0.12। ठीक है, 0.12 मीटर्स, यानी कि 12 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए थे ये दो चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स है तो अब मैं मैथ्स नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं सिंपली। इसको डिवाइड करिए, यहाँ से 16 9 जब 144 होता है यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स, वो निकल कर आ गई कि इन दो स्फेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है इतना। उसके बाद यहां पर दिया है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं कि अगर ये चार्ज और ये चार्ज ऐसे रखे हैं, ये चार्ज इस पे अगर कुछ फोर्स लगा रहा है तो उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पर भी लगाएगा। अब क्योंकि ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स हैं तो ये इस पे फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, यानी इसी लाइन के अबाउट इधर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए इन चीजों को, यही है छोटी छोटी चीजें जो आगे चलकर हमें बहुत काम देती हैं चीजों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर, और वो हमारा क्या है। अच्छा, सर अगर चार्जेस अपोजिट होंगे देन द फोर्स मस्ट बी निगेटिव इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपने इसको लिखा कि जो फोर्स है, मान लीजिए एक जो चार्ज है Q1, उसकी वैल्यू है -Q, और दूसरा जो चार्ज है उसकी वैल्यू है +Q। अब क्योंकि ये जो है अगर कुछ ऐसे रखे हुए हैं चार्ज कि इधर -Q उधर +Q, और इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर जब ये दोनों इनके बीच की डिस्टेंस r है तो फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0, यहाँ पर -Q और +Q ऐसे, और नीचे r²। तो ये जो फोर्स निकल कर आ जाएगा वो बन जाएगा माइनस साइन के साथ 1/4πε0 Q²/r²। तो जब ऐसा निकल कर आता है तो अब याद करिए जो फोर्स है, फोर्स क्या है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और जब मैग्नीट्यूड में माइनस साइन निकल कर आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट किया ना हमने यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपका यही है, मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूं। और तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नीट्यूड में जब माइनस साइन निकल कर आता है तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो चार्जेस हैं वो अपोजिट हैं, अपोजिट नेचर के हैं। इस वजह से अब हम जानते हैं अपोजिट नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये पॉजिटिव निगेटिव चीजें बनाई गई, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इनको नाम दिया गया, और किस तरीके से यहाँ पर जो आगे इनका नेमिंग है, फिर हम इनको करते हैं, तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे, उनसे ये सारी चीजें निकल कर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही कि जब हमें मैग्नीट्यूड पे अगर माइनस साइन दिखाई देता है तो वो कैसे आया होगा, वो प्लस चार्ज और माइनस साइन के मल्टीप्लाई से आया होगा, यानी कि जो यहाँ पर फोर्स हमारा होगा वो हमारा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, वो अट्रैक्ट करेंगे चार्जेस एक दूसरे को। क्लियर। अब आता है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का क्या मीनिंग है, यहां पर फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस से मतलब ये है कि देखिए, समझिए इस बात को कि अगर यहां पर आपको खड़ा कर दिया जाए, ठीक है,
और आपको कोई धक्का दे इस तरफ, सेम टाइम पर धक्का दे इस तरफ, और सेम टाइम पर कोई धक्का दे इस तरफ, तो आप एक ही डायरेक्शन पे मूव करेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तीन लोग ने अगर आपको धक्का दिया तो आप तीन डायरेक्शन पे स्प्लिट, ऐसा होता है क्या? बताइए। नहीं होता ना। यानी कि किसी एक बॉडी पर कितने भी फोर्सेस लगा दिए जाएं, उनका हमें नेट इफेक्ट देखना होता है। क्या देखना होता है? एक नेट इफेक्ट देखना होता है। अब क्योंकि यहां पर जो फोर्स है वो है एक क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो उस वेक्टर क्वांटिटी पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी ध्यान देना होता है कि फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है Q1, क्लियर, और उस Q1 चार्ज के चारों तरफ रखे हैं Q2, Q4, Q5 और Q3। ओके, ठीक है। तो अब यहां पर जो ये चार्जेस हैं, ठीक है, ये जो चार्जेस हैं ये लगा रहे होंगे इस पे फोर्स। तो मान लीजिए कि F2 फोर्स जो है वो Q2 चार्ज लगा रहा है। देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ये। मतलब फोर्स का जो नेचर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन पे होगा, डायरेक्शन जो होगी। तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन होगी इधर, और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ठीक है, F2 नाम से। उसके बाद जब ये वाला जो फोर्स है, इस मतलब इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा उसके डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। ये फिर क्या किया गया यहाँ पर कि ये जो चार्ज है, ये जो इस पे फोर्स लगाएगा उसको रिप्रेजेंट कर दिया F5 से, और ये चार्ज जो इस पे फोर्स लगाएगा उसको लिख दिया F3, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि F12 जो होता है उसका एक्सप्रेशन ये होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पे, सॉरी वो कुलाम्स लॉ पे ये पढ़कर आए हैं हम। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं कैसे, कहां पर एफ नेट विल बी जीरो, किस जगह पर? मिहान, एफ नेट कहां पर जीरो हो जाएगा? एफ नेट जीरो नहीं होगा। एफ नेट जीरो कहाँ लिखा है? ये जीरो ओरिजिन है, ये ओरिजिन लिखा हुआ है, ये जीरो नहीं लिखा हुआ। नेट चार्ज हमेशा जीरो हो ये जरूरी नहीं। एफ नेट यानी कि जो नेट फोर्स लग रहा है किसी बॉडी चार्ज पर वो जीरो हो ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कैसे लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस चार्ज पर अभी हम लोग ने देखा कि F3 फोर्स, F5 फोर्स, F4, F2 ये सब लग रहे हैं। तो इन सारे फोर्सेस का जब हम लोग नेट डिफाइन करते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, तो वो कुछ निकल कर आता है इस डायरेक्शन पर, ठीक है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम लोग इनके कंपोनेंट्स पे ब्रेक करके और सेम डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उस पे ऐड करके इनको कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज का मैग्नीट्यूड मॉड के अंदर होता है, जिसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव में ही ली जाएगी, बिल्कुल वहां पर होता है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। बट फिर भी कभी आपने अगर माइनस साइन रखा, क्योंकि अब देखो वही मैं कह रहा था, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग माइनस साइन का यूज नहीं करते हैं, बट कभी भी अगर हम लोग माइनस साइन गलती से पुट कर दिए, तो माइनस साइन आने का मतलब सिर्फ इतना होगा कि जो फोर्स ऑफ मतलब जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। समझ पे आई बात सिद्धार्थ? ये चीज है जो आपने मेंशन करा वो बिल्कुल सही, कि जो यहाँ पर होता है हम हमेशा मॉड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखते हैं यहाँ पर। बट बाई चांस किसी ने गलती से रख दिया, तो मैं उस केस में कह रहा था कि आप ये मत सोचिए कि आपका आंसर गलत निकल कर आ गया। माइनस साइन हटाइए और आपका आंसर सही है। सिर्फ माइनस साइन उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, कि जो मैग्नीट्यूड है हमारा वो ऐसे फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें थोड़ा सा चीजों को ऐसे भी बताना पड़ेगा जहां पर बच्चे गलती करते हैं, तो अगर वो चीज वो परफॉर्म कर रहे हैं, वैसी गलतियां कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, उस गलती से कैसे बचना है, उससे कैसे बाहर आना है, वो भी बताना होगा ना। अगर हमने कह दिया कि ऐसे करना है, मान लीजिए किसी ने गलती से उसको लिख दिया, तो फिर उसका मीनिंग क्या है, उसको आप माइनस हटाइए, उसका मीनिंग ये है, बस ये मैं कहना चाह रहा था। ओके, तो ये हो गया। ये चीज हो गई। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, सिंपल सा हमारा जो बनता है वो बन जाता है कि जो यहाँ पर नेट फोर्स बनेगा इन सारे फोर्सेस का सम होता है। तो देखिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इसको कहते हैं। ये एक्सप्रेशन अगर आपको समझ पे नहीं आ रहा,
ये एक्सप्रेशन अगर आपको समझ पे नहीं आ रहा तो इसको, इतने बड़े एक्सप्रेशन को याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये एक्सप्रेशन समझ पे नहीं आ रहा तो इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, बस आपको इतना याद रखना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं इसको, कि किसी बॉडी पे लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं उनका जो नेट होता है वो सारे फोर्सेस के सम के बराबर होता है, वेक्टर सम के बराबर होता है, सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है ये चीज। ठीक है, समझ गए? अब चाहे जितने उसकी वजह से लग रहा हो, तो ये है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जिसको कि आपको याद रखना है, बिल्कुल। ठीक है, सुभाजीत पॉल सर, यहाँ पर F12 F13 F4 वेक्टर एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ये जो है ये वेक्टर एडिशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज जैसे मैंने बताई, यही है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। और इस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का जो मेरा मतलब ये जो वर्ड मैंने बोला, इसको मैं आगे के डिस्कशन पे बहुत ज्यादा यूज करूंगा। क्लियर, बहुत ज्यादा इसको यूज करूंगा, क्योंकि बहुत जगह पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि आप जब अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में, उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स रहते थे वहां पर भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ही इस्तेमाल होता था। ओके, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमारा ये है कि किसी जगह पर जो नेट एक वेक्टर निकल कर आएगा, बाकी वेक्टर्स का हमें वहां पर वेक्टर सम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो निकल कर आएगा वो बाकी उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम लीजिए और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो वेक्टर सम लेने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन ध्यान में रखनी है, बिना डायरेक्शन के। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर दो सेब यहाँ रखे हैं, दो सेब यहाँ रखे हैं, अरे सबको मिलाओ ले चलो चार सेब हो गए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्शन पे ये है कि यहां पर हमें उसका मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को, मतलब एक ही डायरेक्शन वाले वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट वालों को नहीं। ठीक है, इस वजह से इसको ध्यान देना होता है। तो अब आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, कैसे ये हमारे काम को आसान बना देता है। तो यहां पर जैसे अभी किसी ने लिखा था एफ नेट इक्वल टू जीरो, एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो वो निकल कर आ सकता है, बट जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो यहाँ पर क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी आर लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर बना दिया, इस स्क्वायर के जो साइड्स हैं वो कितने हैं, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब इस पे जो कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हुए हैं वो कैसे हैं, क्यू ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोकुलम। यहां पर दिया हुआ है क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम। क्यू सी जो है वो कितना है, 2 माइक्रोकुलम। और जो यहाँ पर क्यू डी है वो कितना है, वो है हमारा -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे क्या कहा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ, कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज 1 माइक्रोकुलम पर जो कि प्लेस्ड है कहाँ, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर किधर होता है, इधर। और जो सेंटर ऑफ स्क्वायर होता है ये कैसा होता है यहाँ पर, अगर इसकी डायगोनल्स को मैं ऐसे बनाऊं तो इन डायगोनल्स को इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, ये पॉइंट मतलब कि ये वाली लेंथ बराबर इस लेंथ की होगी। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाली लेंथ इसके बराबर भी होगी। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूं तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं आर से, और ये भी आर होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। बात समझ गए? ठीक है, तो मैं सिर्फ एक जगह यहाँ पर आर लिख रहा हूँ जिसका मतलब कि है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, और ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ठीक है, यहां पर जो इस जगह पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना है, वो रखा हुआ है कितना है, 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस पे कितना नेट चार्ज लग रहा है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स, तो जब फोर्स पूछा है तो नेट फोर्स ही बताना होता है, नेट चार्ज नहीं, सॉरी, नेट फोर्स ही बताना है हमें जब फोर्स की बात करी। तो ध्यान दीजिए यहां पर मुझे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। पेन उठाने का मतलब कि मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो कैसे यहां पर वर्क करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ध्यान दीजिए।
हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 माइक्रो कूलम्ब है और ये 1 माइक्रो कूलम्ब है। यहाँ ये जो पेयर है, इन चार्जेस का पेयर है, इसका मान लीजिए कुछ फोर्स निकल कर आ रहा है एफ। ठीक है। और क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स लगेगा किस तरफ, इस डायरेक्शन पे। ठीक है। ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, 0 न्यूटन निकल कर आएगा। तो यहां पर जो है चार्ज, ये चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और जो आर वैल्यू है वो भी सेम है। ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अब देखते हैं इसकी वजह से, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स तो करेगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, वो हो जाएगी इस तरफ, इसकी और इसकी वजह से। अब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज है, इस पे भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मान सोचिए ना, आप ऐसे बैठे हैं, कोई आपको इधर से खींच रहा है और इधर से खींच रहा है, तो कहीं नहीं जाएंगे, आप बीच में रहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो गया। इसके लिए भी एफ नेट, और इसके लिए भी जो है वो 0 हो गया। यानी कि जो मतलब इस पार्टिकल पर जो एफ नेट है वो, मतलब इसको 1 मान लीजिए, F1 नेट अगर मान लेते हैं, F1 और F2 का नेट। ठीक है। तो यहां पर जो एफ नेट है वो भी हमारा 0 निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे फोर्सेज हैं वो एक तरफ, चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इक्वली फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मुस्कान, समझ पे आ गया? मी टू मतलब, ठीक है, समझ पे आई बात? तो इस तरीके से आज हम लोग ने कुलाम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म था उसको सीखा कि क्या होता है। उसके बाद फिर ये भी जाना कि हम किस तरीके से वेक्टर, जो हमारा कुलाम्स लॉ है उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकल कर आता है, उसके बारे में और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके। ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर? तो कौन कौन है अभी यहाँ पर, सबको क्लियर ना यहाँ तक? तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पर हम लोग इसके आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे और जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि आखिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसका क्या मीनिंग है, उस चीज को समझेंगे कैसे वो कुलाम्स लॉ से रिलेटेड है। तो आई होप जो आज का सेशन था वो समझ पे आया होगा। चलो, बाय बाय, थैंक यू।